हेलो, गुड नाइट ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि अभी रात का आपको कितना बजे हैं, मतलब 11:15 बजे हैं। तो और आप लोग शायद कितने पढ़ रहे होंगे, कितने खाना खा रहे होंगे, कितने सो रहे होंगे। इसीलिए कि मैं सबको गुड नाइट कहता हूँ। मैं देखिए, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आगामी जितने भी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं जो भी जिस भी विभाग का पेपर देंगे या जिस विभाग में आप एग्जाम दीजिएगा, मैं सबको ध्यान में रख करके कुछ एक प्लान लेकर के आया हूँ। प्लान क्या है, जान लीजिए। सप्ताह में आपको जो है ना, मतलब दो 3 वीडियो, कम से कम 3 वीडियो सप्ताह में आपका 3 वीडियो मिसलेनियस जीके रहेगा। मतलब वो काफ़ी हिट प्रश्न जो आपका आगामी एग्जाम में वो आना ही चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के हम आपके पास में सप्ताह में 3 वीडियो लेकर के आएंगे। तो 3 दिन हो गया। और सप्ताह में देखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि 3 वीडियो आपको कैरेंट का, तो 3 वीडियो आपको कैरेंट का हो गया। तो फिलहाल 3 3 है, 2 2 लेकर के ही चलिए। 2 कैरेट का ही वीडियो देंगे और इसी 2 सप्ताह में 2 गो वीडियो मिलेगा कैरेट का। तो ये आपके जो भी मिलेगा काफ़ी चुन के देंगे और महत्वपूर्ण देंगे, जो एग्जाम में आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक। और आपको 4 वीडियो कितना होगा, 3 2 5, तो कितना वो 7 दिन होता है ना। तो रविवार भी जोड़ लीजिएगा तो 3 3 6 दिन हो जाएगा। तो चलिए, तो इसको 8 मान के चलिए अब, मतलब रविवार को भी हम वीडियो देंगे। तो कोई बात नहीं, सप्ताह में आपको जो है ना 2 दिन मान के चलिए। 2 दिन मध्यकालीन भारत, तो 2 दिन आपको मध्य, या वैसे तो आपको 2 वीडियो रोज मिलेगा, एक सुबह एक शाम। तो एक सुबह एक शाम जो मिलेगा, तो मान के चलिए ना, तो मिसलेनियस वीडियो अल्टरनेट रहेगा। ठीक। और करंट के वीडियो कम से कम 3 वीडियो करंट के रहेगा, समझ गए ना। और आपको जो चल रहा है चलते रहेगा। चलिए, आज आपका सेशन शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, मिसलेनियस जीके रहेगा और आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम आप लोग के लिए एक काम कर सकते हैं आसान, कि देखते क्या आसान करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जीके हैं आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होंगे। खाना खाए हैं, खड़ा हुए। तो ये पहला बात है कि राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की स्थापना कब हुआ। तो राष्ट्रीय कृषि परियोजना की स्थापना जुलाई 2006 ईस्वी में हुआ। तो कभी कभी पूछ जाते हैं कि राष्ट्रीय कृषि परियोजना की स्थापना कब हुआ, बड़ा पूछे जाते हैं सब पेपर। और कृषि में जो है ना, तो आइए, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजनाओं, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजनाओं की स्थापना 2006 में। कितना ईस्वी में, 2006 में। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, किस लिए राष्ट्रीय कृषि परियोजना की स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य है कि कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को जो है ना व्यापक रूप से जो है ना पहचानने और बढ़ावा देने के लिए
भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जो है न वित्त पोषित। मतलब कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र में जो है न नया नया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, उसके बाद नवाचारों को जो है व्यापक रूप से पहचानने और बढ़ावा देने के लिए तक सभी रूप से कहिए जितना हो सके कृषि को आगे बढ़ाने में जितने भी तरह से महत्वपूर्ण मतलब जो भी योगदान हो सके सरकार की ओर से वह इसमें करेंगे। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद रखिए। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की स्थापना 2006 ईस्वी में। अब इसको जो है ना तो तो ये हो गया। अगले बात देखते हैं अपना सब, एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक है, ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। इसका लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। अब देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के जो है न प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना, वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना। इसे भारत में मिसाइल मैन का जनक भी कहा जाता है, किसे? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो कुछ बात आप वैसे भी लिख सकते हैं, हर एक बात हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। तो भारत में मिसाइल मैन का जनक किसे माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ये भारत का प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी बने, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब आइए चलते हैं, तो एक बात आगे देखते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक, इसका घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। आइए एक पुस्तक फिर आ गया आपको, फतुहत ए फिरोज शाही। अब ये देखते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक की है पुस्तक। आइए, फतुहत ए फिरोज शाही, ये पुस्तक है। ये पुस्तक जो है फिरोज शाह तुगलक की है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की है। ध्यान दीजिए, फतुहत ए फिरोज शाही पुस्तक किसका? ये फिरोज शाह तुगलक की है और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अब जानते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है ये भारत का पहला ऐसा शासक है जो सिंचाई के लिए किसान के हर एक खेतों तक सिंचाई व्यवस्था को सुविधा किया, नहर पहुंचाने का काम किया। वैसे तो अपना भारत में नहर सिंचाई के लिए नहर की निर्माण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। आइए लिख लेते हैं एक किलो और। भारत में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारत में
सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, इसमें और एक भी बात है कि भारत में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन इस नहर को हर एक खेत तक पहुंचाने का काम किया कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है हर एक खेत तक पहुंचाने का काम किया कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इस प्रकार के जितने भी आपको स्टैटिक जीके हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में काफ़ी आने की संभावना रहेंगे, मैं उन सब को लेकर के एक वीडियो लेकर के आऊँगा इसमें, और मज़ा रहेगा। आइए आगे चलते हैं अपना। ये वीडियो लगभग आपको रोज मिलेगा, आप रोज कर लेते हैं तो इससे आपका ही बुझिए कि एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, जो भी आप अब आगामी एग्जाम लीजिएगा। चलिए अगली बात देखते हैं अपना सब, कि पानी में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट पानी में जो है ना अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, देखिए पानी में है मच्छर जो भनभनाता है, पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखिएगा Na2CO3। इसका सूत्र हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3 हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं अपना सब, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र पुस्तक है, आइए बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष है। अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। ध्यान से, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। तो ये भी बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का जो है ना वर्णन है। इस पुस्तक में है गौतम बुद्ध के, देखिएगा गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। गौतम बुद्ध के चरित्र का जो है ना वर्णन है। किसका वर्णन है? जीवन चरित्र का वर्णन है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसमें बुद्ध चरित्र में, जिसका लेखक अश्वघोष। आइए चलते हैं एक लाइन और देखते हैं। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में अगर जानते हैं तो आंसर दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। बहुत बात कम ही बता देता है आंसर, इससे लगता है कि बच्चा सब सुस्त पड़ चुका है। भाई एक्टिव रहिए, पढ़िए, आपके लिए मेहनत हो रहा है, आप भी मेहनत कीजिए। आइए, ऐसे नहीं होता है रिजल्ट। अब आइए देखता है भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। ये लंबा वीडियो नहीं रहेगा,
ये वीडियो जो कहिएगा लगभग आधा घंटा का वीडियो रोज़ मिलेगा। शाम को आपको बुझिए कि खाना खाइए और खाना खाने के बाद सोइए, सोते हैं बेड पे, एक बार ये एंटीबायोटिक ले लीजिए। मतलब सोते सोते देख लीजिए, रोज़ देखिए, ये रोज़ आपका डोज है। ये डोज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सोचिएगा आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपको एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा इससे बहुत सारी बात का, और साथ में आपको जो है ना हम करंट का भी इसमें रिवीजन करवाते चले जाएंगे 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे आपका जो है ना हर एक समस्या हम समाधान कर देंगे। अब ये देखते हैं आपका भारतीय गणना अनुसंधान, भारतीय गणना अनुसंधान, भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में स्थित है। अब देखिए इसका स्थापना जो हुआ, इसका स्थापना 1952 ईस्वी में, स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। आप लोग ध्यान दीजिए, भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो आप लोग देखिए गणना जो है, ये गणना आप लोग को हम बताए थे जब भारत भूगोल पढ़ा रहे थे, एक वीडियो और बाकी है बनाएंगे, उसमें कृषि चैप्टर बता रहे थे कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, कि गन्ना खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है। अगर वीडियो जो बच्चा भारत भूगोल को देखे होंगे तो वह जरूर बता देंगे कि ये गन्ना किस प्रकार की फसल है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो दीजिएगा, नहीं पढ़ने वाला है तो मत दीजिएगा। आइए कुछ बात अपना सब देखते हैं। बंगाली भाषा की लिपि नागरी है। बंगाली भाषा की लिपि, आइए बंगाली भाषा की लिपि, बंगाली भाषा की लिपि, बंगाली भाषा की लिपि नागरी है। क्या है? नागरी है। बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बंगाली भाषा की लिपि नागरी है। बंगाली भाषा की लिपि क्या है? नागरी है। अब देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिएगा, अमार सोनार बांग्ला गीत, अमार सोनार बांग्ला गीत, इसका लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ये एशिया का प्रथम व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया के प्रथम व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, वह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और वो पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इसको 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में भारत रत्न साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो हर एक बात हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। कुछ बात अगर नहीं जान रहे, अगर हम बोल रहे हैं तो बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं तो उसको आप जरूर नोट कर लीजिए कॉपी में, जरूर आपको नोट कर लीजिए कॉपी में। आइए एक दो क्वेश्चन हम करंट के भी घुसाएंगे, तो एक दो करंट के भी घुसाएंगे। अब देखते हैं अपना सवाल में, महागौरव पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? आइए, महागौरव पुरस्कार 2024। तो महागौरव पुरस्कार 2024
2024 में ये किसे दिया गया? तो वो व्यक्ति है आपको जनसंपर्क अधिकारी निखिल पाद। आइए, जन संपर्क देखिए, तो जनसंपर्क अधिकारी अधिकारी निखिल वाघ देखिएगा, महागौरव पुरस्कार 2024 में जनसंपर्क अधिकारी निखिल वाघ को दिया गया। तो ये एक करेंट है 2024 में, क्योंकि हम आपको रिवाइज भी कराएंगे। इसके शाम वाला कुछ स्ट्रेटेजिक कुछ जो आपको करेंट पढ़ रहे हैं उनकी भी रिवाइज इसके साथ हो जाएगा, इसलिए किस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप लोग को बताया कि प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ से भारत आए। देखिएगा, प्रवासी पक्षी लाफिंग गल, ये जानते हैं, ये प्रवासी पक्षी 2024 में देखा गया भारत में। और ये पक्षी उत्तरी अमेरिका की है। ये कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका। कहेगा हाल ही में प्रवासी पक्षी लाफिंग गल 2024 में भारत के राज्य केरल में देखा गया। भारत के राज्य कहाँ देखा गया? केरल में। और केरल में हम वीडियो बता चुके हैं, और केरल के किस जिले में, उस जिले का नाम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वीडियो में। मैं थोड़ी सी 5 क्वेश्चन शाम को वो क्वेश्चन रिवाइज करूंगा जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूं, ताकि आपको याद आ जाएंगे। कहेगा प्रवासी पक्षी लाफिंग गल हाल ही में चर्चा में, या कहाँ की प्रवासी पक्षी है? उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका के भारत किस राज्य में देखा गया? तो केरल में देखा गया 2024 में। अब आइए, उत्तरी अमेरिका की खोज पता लगाया था 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस भारत और यूरोप के बीच में चला था समुद्री मार्ग खोज करने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक करके चला गया उत्तरी अमेरिका। तो चलिए, उसी दिन से 1492 ईस्वी से उत्तरी अमेरिका को एक नई दुनिया के नाम से जाना गया। चलिए आगे चलते हैं, एक और 2-4 क्वेश्चन इस पे हम अभी देखिएगा। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यहाँ देखिए, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखिएगा, हाल ही में इसका आधारशिला रखा गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसकी आधारशिला रखा गया ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? ओडिशा में रखा गया। तो ये आपको देखिए कितना करेंट रिवाइज करवा दिए, 1 2 3। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम करेंट भी रिवाइज करा देता हूँ। 4-5 इस प्रकार से आपको करेंट का पिछला हम आपको रिवाइज कराते चले जाएंगे। जैसे देखिएगा, जैसे सूरजकुंड शिल्प मेला। तो सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। सूरजकुंड मेला देखिए, सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था। तो चलिए आप लोग इसमें शॉट लीजिए कि कुछ आपको इस प्रकार से हम आपको कुछ करंट भी
ये हम रिवाइज करवाएंगे शाम में, कुछ स्टैटिक जगह कुछ कह रहे थे ताकि आप बिसरिएगा नहीं, समझ गए ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक आगे आगे चलते हैं। बस कमरिया बोले 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 राजा जी, कमरिया बोले 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 राजा जी, मनवा डोले राजा जी। अब आइए कुछ बात अपना सब देखते हैं, आवर्त सारणी देखते हैं। आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को माना जाता है, लेकिन सबसे आधुनिक आवर्त सारणी मौसले को माना जाता है। किसे? मौसले को माना जाता है। लेकिन एक बात समझिए अपना सब, कि एक बात है कि अगर तत्व में देखिएगा, आवर्त सारणी में देखिएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे? मौसले को माना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को माना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। अब एक बात, 2 लाइन और से, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक बढ़ती है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी है, अगर उसमें बाएं से दाएं जाइएगा, मतलब किधर? बाएं, बाएं से दाएं, अगर बाएं से दाएं, बाएं से किधर जाएंगे? दाएं। जब बाएं से दाएं जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, तो विद्युत धनात्मकता घटती है। तो विद्युत धनात्मकता घटती है। तो देखिएगा, विद्युत धनात्मकता घटती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी कि घटेगी? तो वो घटती है। क्या होती है? घटती है। और देखिएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। जैसे अब देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे, किससे? ऊपर, तो ये हो गया ऊपर, हो गया ये नीचा हो गया ऊपर। अगर ऊपर से किधर आएंगे? नीचे। ऊपर से किधर आएंगे? नीचे की ओर। जब ऊपर से नीचे की ओर आइएगा, तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो ये आप लोग भी लीजिए। जब देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को माना जाता है। आवर्त सारणी की संख्या 7 है। वर्गों की संख्या देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन अभी वर्गों की संख्या टोटल 18 है।
देखिए आवर्त की संख्या आप इसमें हो गया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 सही है। कल वर्ग मिस्टेक किया था। आइए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है, ऊपर से नीचे आ जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, इधर घटती है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आप लोग की भेज देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सब आदमी।